नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल XLC क्लासेस में एक्सप्लोरिंग लैंग्वेज क्रिएटर विद राकेश में। छात्रों, आज मैं लेकर आया हूँ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय जो कि व्याकरण का एक अटूट हिस्सा है, जिसका नाम है समास। समास को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में समास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तथा कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्रों हेतु इस विषय पर उनकी जो है पकड़ नितांत आवश्यक है। तो आइए देखते हैं समास क्या है और हिंदी व्याकरण में इसका क्या महत्व है। तो आज जो है हम समास समास की परिभाषा एवं उसके भेदों की जानकारी अर्जित करेंगे। तो छात्रों, सर्वप्रथम हम समझते हैं कि समास कहते किसे हैं। तो देखिए, साधारण शब्दों में समास का अर्थ है शब्दों का संग्रह, सम्मिलन, संक्षेप या मिश्रण करने की संक्षिप्त विधि। तो आप कह सकते हैं कि जब हम दो शब्दों को पास पास बैठाते हैं तो वहां हम समास का अनुभव करते हैं, समास वहां पे होता है। तो शब्दों का संग्रह करना, इकट्ठा करना, सम्मिलन करना या शब्दों को संक्षेप में लिखना या शब्दों का मिश्रण करना, ये सारी विधियां जो है समास के अंतर्गत ही आती हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द बनाने की विधि या प्रक्रिया समास कहलाती है। या हम कह सकते हैं नए बने शब्द जो है दो समस्त पद या समस्त खंड, उनको जो है कहते हैं। अब जो समास से जो दो शब्दों को मिलाकर शब्द बनता है उसको समस्त पद या समस्त खंड कहते हैं। हम आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समस्त पद बनाते समय पूर्व पद या उत्तर पद, या तो हम उसको पूर्व पद कह सकते हैं या उत्तर पद कह सकते हैं, या का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे पूर्व पद, यहाँ देखिए पूर्व पद और उत्तर पद, ये पूर्व मतलब पहले और उत्तर पद मतलब बाद में। तो यहाँ पे देखिए जैसे शब्द हमारे पास समस्त पद, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था समस्त पद या समस्त खंड, तो यहाँ पे हमारे पास समस्त पद है देशभक्त और सिर दर्द। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ये दो पदों में विभक्त हो जाता है, जो पूर्व पद और उत्तर पद कहलाता है। पूर्व पद में होगा देश और उत्तर पद में होगा भक्त। पूर्व पद में होगा सिर और उत्तर पद में होगा दर्द। लेकिन इसका जो है यहाँ पे ये का और में जो शब्द आ रहे हैं ये विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पे ये विभक्तियों का लोप हो जाता है, ये समस्त पद बनता है। लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ये विभक्तियां जो है यहाँ पे आ जाती हैं। तो देश का भक्त जो है वो देशभक्त कहलाता है और सिर में दर्द जो है वो सिर दर्द कहलाती है। तो ये जब हम समास को समझेंगे तो हमारा जो है ये शंका जो है स्वतः ही दूर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। समस्त पद को अलग करने के जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो समस्त पद है और जब हम उसको अलग करेंगे तो उस प्रक्रिया को हम विग्रह कहेंगे। जैसे संधि में आप अलग जब करते हैं, संधि को दो भागों में विभक्त करते हैं तो संधि विच्छेद होता है, उसी प्रकार यहाँ पे समास विग्रह होता है। समास के भेद छात्रों, समास के 6 भेद माने गए हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व, चौथा द्विगु, पांचवा कर्मधारय और छठा है बहुव्रीहि समास। तो छात्रों, हम एक एक करके ये सारे समासों का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो छात्रों, अव्ययी भाव समास में जो है सर्वप्रथम हम देखेंगे ये जो समास है इसमें पूर्व पद और उत्तर पद का आपने ध्यान रखना है छात्रों। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और वो उपसर्ग होता है तथा छोटा होता है, ये इसकी पहचान है। ये आप चीजें याद रखिएगा। पूर्व पद जो है प्रधान होता है, मुख्य होता है, उसी के द्वारा परिवर्तन आता है शब्द में। यहाँ वो उपसर्ग होता है तथा छोटा होता है। प्रथम पद हटा देने से शेष पद का अर्थ बदल जाता है। ये मैं आपको अभी बताऊंगा जब उदाहरण दूंगा कि प्रथम पद को हटाने से शेष पद का अर्थ कैसे बदल जाता है। दूसरा पद अव्यय अर्थात क्रिया विशेषण होता है। हिंदी शब्दों में पहला पद संज्ञा या विशेषण भी कहीं कहीं आता है, अथवा एक ही शब्द बार बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, घर घर, पल पल, ये शब्द आते हैं तो ये भी अव्ययी भाव समास में ही देखे जाते हैं। उसका उदाहरण भी आगे आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसमें पूर्व पद मुख्य होता है, इसी के आधार पर विग्रह करने पर उत्तर पद पहले लिखा जाता है। तो इसका जो पूर्व पद है ये मुख्य माना जाता है, उसके कारण ही विकार आता है। यहाँ आपने देखा कि पूर्व पद प्रधान होता है, उसी के कारण विकार आता है, वो मुख्य होता है। और जब लिखते हैं तो उत्तर पद हम पहले लिखते हैं। अब देखिए कैसे ये होता है।
मैंने आपको बताया कि इसका पूर्व पद जो है छोटा होता है और उपसर्ग होता है। यहाँ पे देखिए नी, यथा, ये पल, रातों रात, ये क्रिया विशेषण भी आगे जैसे भर, बेलगाम, ठीक है। ये सारे शब्द जो हैं ये एक उपसर्ग की भांति हैं। और जब हम इसको पढ़ते हैं निडर, ये समस्त पद है हमारे पास। निडर, निडर मतलब होता है डर के बिना। तो यहाँ देखिए डर शब्द है जो वो उत्तर पद है, हमने इसको जब विग्रह किया तो पहले लिखा डर के बिना। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ऐसे ही यथा विधि भी होता है, विधि के अनुसार। यथार्थ, यथार्थ मतलब अर्थ के बिना। और पल पल का मतलब है हर पल, पल पल मतलब हर पल। यहाँ पे देखिए वही एक जैसे शब्द आ गए। रातों रात, रात ही रात में। हाथों हाथ भी आता है इसी तरह से, हाथ ही हाथ में। भर पेट, पेट भर कर। बेलगाम, लगाम के बिना। तो इस तरह के शब्द जो है अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो आपको वहां पे समस्त पद भी पूछे जा सकते हैं और उनका विग्रह करना होता है और साथ में समास का नाम देना होता है। कभी विग्रह भी दिया होता है और पूछा जाता है ये कौन सा भेद है, तो आपने बताना है डर के बिना ये जो है अव्ययी भाव समास है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका जो है समस्त पद भी आपको लिखना होता है। उसके बाद है छात्रों तत्पुरुष समास। ये समास बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही आसान है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। पहले छात्रों आपने पढ़ा अव्ययी भाव में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। संज्ञा या सर्वनाम भी होता है और दूसरे पद के अनुसार ही परिवर्तन होता है। अव्ययी भाव में पढ़ा आपने कि पहले पद के अनुसार परिवर्तन होता है, इसमें हम देखेंगे कि दूसरे पद के अनुसार परिवर्तन दिखाई देता है। समस्त पद का विग्रह करने पर कारक विभक्ति का लोप होता है। यहाँ छात्रों शब्द आया है कारक विभक्ति। ये चिन्ह जो है मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या है। इसका लोप हो जाता है, मतलब ये हट जाते हैं। इसमें विग्रह करने पर कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर अन्य विभक्तियों का बोध होता है। तो कर्ता कारक इसमें नहीं आता है और संबोधन कारक नहीं आता है। छात्रों आपने कारक तो पढ़े होंगे, तो जो कारक है उसमें प्रथम जो कर्ता कारक होता है और अंतिम संबोधन कारक होता है, इन सब का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसको अच्छे से समझने हेतु कारक चिन्हों का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो समझते हैं सबसे पहले कारक चिन्ह क्या है। तो ये कारक चिन्ह है, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, को के लिए अपादान से, यहाँ पे अलग होने का भाव है, यहाँ पे से जुड़ने का भाव है। तो संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो। तो छात्रों यहाँ पे कर्ता पहला और संबोधन ये कारक जो है इनमें समास विग्रह करने पर हमें प्राप्त नहीं होते, हमें सिर्फ दूसरे से लेकर सातवें तक मुख्य जो है ये 6 कारक ही हमने ध्यान में रखने हैं। तो ये कारक आपको स्मरण होने चाहिए क्योंकि। तो छात्रों यहाँ पे तत्पुरुष समास के उदाहरण अब हम देखते हैं। तो ये समस्त पद है, ये विग्रह है इसका। तो पहला है गिरे कट। गिरे कट का मतलब, गिरे मतलब होता है गला, तो गिरे कट, कट मतलब काटना। तो गिरे को काटने वाला जो है वो गिरे कट कहलाता है। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया। मन माना, मन से माना। गुण युक्त, गुण से युक्त। छात्रों यहाँ पे दोनों जगह से आया है, यहाँ पे जोड़ने का भाव है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे से है, तो से जो है करण तत्पुरुष यहाँ पे बनता है। यहाँ गिरे कट जो है ये भी को है। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है कर्म, तो कर्म तत्पुरुष, ये दोनों कर्म तत्पुरुष के हैं। इस तरह से तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो से के द्वारा, तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे क्या है करण जो है, यहाँ पे भी करण तत्पुरुष आएगा। तो हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। यहाँ पे धनहीन, धन से हीन। यहाँ पे देखिए छात्रों धन से हीन हो रहा है, यहाँ अपादान तत्पुरुष है, यहाँ पे अलग होने का भाव है, धन से वो अलग हो रहा है। यहाँ पे ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त हो रहा है, यहाँ भी अलग होने का भाव है, तो यहाँ पे भी अपादान तत्पुरुष ही आएगा। तो अमृत की धारा, यहाँ पे क्या है संबंध बता रहा है, अमृत की धारा। तो किसकी धारा, अमृत की। तो अमृत धारा को क्या बोलते हैं हम, अमृत की धारा। छात्रों यदि आप देखें तो विग्रह करना कोई मुश्किल नहीं है। यदि हम पूछें कि अमृत की धारा का मतलब क्या है, तो आप मन में सोचेंगे अमृत धारा का मतलब अमृत की धारा। तो जो हमारे मतलब अर्थ, मतलब हमारे मस्तिष्क में आते हैं वही जो है इसका विग्रह हो जाता है, वहीं पे इसको हम विग्रह का नाम दे देते हैं, विग्रह कर देते हैं। तो ये बड़ा आसान है। राम भक्ति किसे कहते हैं भाई, राम की भक्ति को राम भक्ति कहते हैं। घुड़सवार कौन होता है, घोड़े पर जो सवार होता है उसे घुड़सवार कहते हैं। तो देखिए आप अपने आप ही उत्तर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे पर, की, से, को, में, ये जो छात्रों आ रहे हैं,
तो यहाँ पे जो है ये सारे जो है हमें जो है विभक्ति चिन्ह है, यहाँ इनका लोप करने के बाद समस्त पदों की जो है अभिव्यक्ति होती है। तो ये विभक्ति चिन्ह आपको स्मरण रखने हेतु जो है आपको कारक चिन्हों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। छात्रों कुछ ऐसे भी आते हैं असत्य अधर्म, जिसको हम बोलते हैं न सत्य न धर्म, मतलब असत्य जिसमें सत्य ना हो, अधर्म जो धर्म ना हो तो न धर्म। तो ये भी नन तत्पुरुष में ही आते हैं, तो इनको भी जो है इसी में गिना जाता है। ठीक है छात्रों, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छे से। आइए अब अगला वाला देखते हैं, तीसरा समास कौन सा है हमारे पास। तीसरा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास छात्रों किसे कहते हैं, इसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं। पहले आपने छात्रों पढ़ा अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, आपने उसके बाद पढ़ा तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। अब छात्रों इसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो एक दूसरे को समान बनाते हैं। इसमें दोनों पद समान महत्व रखते हैं, मतलब इक्वल रहते हैं दोनों, कोई भी जो है छोटा बड़ा नहीं होता। इसमें दोनों पद समान गुण के या विपरीत भाव के लिए होते हैं। समान गुण या विपरीत भाव छात्रों, इसमें दोनों पदों का विग्रह और या अथवा एवं शब्दों के माध्यम से होता है, ज्यादातर और ही हम लगाते हैं। तो इसमें विग्रह करने पर बीच का विवरण चिन्ह जो है इस प्रकार का वो हट जाता है। तो छात्रों आइए देखते हैं किस प्रकार के हैं ये द्वंद्व समास। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हैं अच्छे से। तो ये है छात्रों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप और पुण्य। मैंने कहा इसमें पूर्व पद और उत्तर पद, देखिए आप देखेंगे दोनों ही मुख्य हैं, या तो विपरीत स्थिति में होंगे या एक जैसे होंगे। यहाँ पे पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य जब इसका विग्रह करेंगे तो और आ जाएगा, जब हम समस्त पद बनाएंगे तो और का लोप हो जाएगा और यहाँ पे ये विवरण चिन्ह आ जाएगा। ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म। माता पिता, माता और पिता। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। भीमा अर्जुन, भीम और अर्जुन। सत्यासत्य, सत्य और असत्य। देखिए छात्रों यहाँ पे भीमा अर्जुन, सत्यासत्य, धनुर्बाण, देवासुर, ये चार शब्द ऐसे हैं, तीन चार, कि इनमें विवरण चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो शब्दों का मेल है। तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब हम इसका विग्रह करेंगे तो सत्य और असत्य दोनों यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। धनुर्बाण, धनुष और बाण। देवासुर, देव और असुर। ठीक है, देश विदेश, देश और विदेश। इस तरह से छात्रों हम देखेंगे कि विग्रह करने पर और यहाँ लगेगा इसमें, और जो है इसका जो है विवरण चिन्ह हट जाएगा। जब हम इसको विग्रह को हटाकर हम समस्त पद में बनाएंगे तो ये जो और है, यहाँ है, अथवा है, इसका लोप हो जाएगा और इस प्रकार से ये समस्त पद हमारे सामने आ जाएगा। तो छात्रों मुझे उम्मीद है आपको ये सारा जो है अच्छे से आगे होगा। तो भाग एक में छात्रों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, द्वंद्व समास तक। उसके आगे के जो तीन समास हैं वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो आपके जो भी सुझाव हो या जो भी आपको समझ नहीं आया हो, कहीं कमी लग रही हो, तो आप जो है सजेशन इसके जो है डिस्क्रिप्शन में जाके सजेशन जो है लिख सकते हैं, और अपने जो है कमेंट में जो है सजेशन लिख सकते हैं, तो मैं उन पे सुधार करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद छात्रों।